नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 15 अप्रैल 2026 और हम आपके लिए लाए हैं दिन के 3 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड एनालिसिस। आज के हमारे मेन्यू पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन और महिला आरक्षण का वो बड़ा सवाल जो भारत की राजनीति की दिशा बदल सकता है। दूसरा, देश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी नई डिपोर्टेशन पॉलिसी। और तीसरा, खाने की बर्बादी की वो चौंकाने वाली सच्चाई जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन। दोस्तों, ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, खबर यह है कि सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर लगभग 850 तक करने का प्रस्ताव रख रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? इसे सीधे सीधे 33% महिला आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन से जोड़ा जा जाए। सरकार का तर्क यह है कि अगर मौजूदा 543 सीटों में ही 33% आरक्षण दिया गया तो कई मौजूदा एमपीज को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी, जो राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसका बैकग्राउंड समझना सबसे जरूरी है क्योंकि असली कहानी यहीं छिपी है। देखिए, सीटों का बंटवारा होता है जनसंख्या के आधार पर। अब यहीं पर एक ट्विस्ट है। दक्षिण के राज्यों ने पिछले कई दशकों में पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत अच्छा काम किया है, जबकि उत्तर भारत, जिसे हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, वहां आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। तो डर यह है कि नए बंटवारे में दक्षिण के राज्यों को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की सजा मिलेगी और संसद में उनकी आवाज, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। याद रखेगा, अभी जो 543 सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पर बेस्ड हैं, जिन्हें 84वें संविधान संशोधन के जरिए 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था और अब 2026 आ चुका है। चलिए 3 की कॉन्सेप्ट्स को फटाफट समझ लेते हैं। पहला, डिलिमिटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। मकसद यह है कि हर एमपी लगभग बराबर आबादी को रिप्रेजेंट करे। दूसरा, आर्टिकल 82। यह हमारे संविधान का वो आर्टिकल है जो कहता है कि हर जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। और तीसरा, डिलिमिटेशन कमीशन। ये एक बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसके फैसले फाइनल होते हैं, मतलब आप इन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि ये यूपीएससी के लिए इतना हॉट टॉपिक क्यों है? देखिए, जीएस2 में ये सीधे सीधे फेडरलिज्म यानी संघवाद और नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट से जुड़ता है। जीएस1 में पॉपुलेशन डायनामिक्स से और एसए में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या विमेन एम्पावरमेंट पर लिखने के लिए इससे बेहतर टॉपिक नहीं हो सकता। बेसिकली पूरी लड़ाई इन 2 शब्दों के बीच है, इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी। चलिए अब इस मुद्दे के प्लस एंड माइनस दोनों को समझते हैं। सरकार का पक्ष यह है कि यह बदलाव आज की डेमोग्राफिक रियलिटी को दिखाता है। ज्यादा आबादी वाले राज्यों को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और साथ ही महिला आरक्षण भी लागू हो पाएगा। दूसरी तरफ जो चिंताएं हैं वो ये कि ये उन राज्यों को पेनलाइज करेगा जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। इससे दक्षिण के राज्यों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो सकता है और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर पड़ सकता है। अब आते हैं प्रीलिम्स बूस्टर पर। ये पॉइंट्स बिल्कुल रट लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमीशंस अब तक कितनी बार बनी है? 4 बार। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 82। मौजूदा सीटों का आधार 1971 की जनगणना। फ्रीज कब तक था? 2026 तक 84वें संशोधन से। और प्रस्तावित बिल कौन सा है? संविधान का 131वां संशोधन बिल। चलिए एक क्विक टेस्ट हो जाए। सवाल ध्यान से पढ़िए। भारत में अब तक कितने परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशंस का गठन किया गया है? 3, 4, 5 या 6? सोचिए। सही जवाब है बी, 4। अब मेंस का एक सवाल देखिए। जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव जहां एक और समान प्रतिनिधित्व का लक्ष्य रखता है, वहीं यह भारत के संघीय संतुलन के लिए गंभीर चुनौतियां भी पेश करता है। समालोचनात्मक विश्लेषण करें। इसे आप कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इंट्रो में आर्टिकल 82 को मेंशन कीजिए, फिर सरकार का पक्ष, फिर नॉर्थ साउथ डिवाइड वाली चुनौतियां, एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड दीजिए और एंड में कंक्लूजन। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, भारत की नई डिपोर्टेशन पॉलिसी। ये टॉपिक आपके जीएस3 खास तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो खबर यह है कि सरकार ने अवैध अप्रवासियों को ढूंढने, उनकी पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए नए और ज्यादा सख्त नियम बनाए हैं। इस पॉलिसी का खास फोकस बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले अवैध अप्रवासियों पर है। तो सवाल यह है कि इस पॉलिसी की जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
इसकी जड़ में है बढ़ती हुई अवैध घुसपैठ, जिसके कारण खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। ये लोग अक्सर फर्जी दस्तावेज जैसे आधार, पैन कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं, जिससे इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी चैलेंज से निपटने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया जा रहा है। इस पॉलिसी के कुछ की टर्म्स समझ लीजिए। हर जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। जो लोग पहचाने जाएंगे उन्हें होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। और ये बात याद रखिए, ये जेल नहीं है, ये टेम्पररी फैसिलिटीज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन लोगों का बायोमेट्रिक डेटा मतलब फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन एक डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि इनकी पहचान पक्की हो सके। देखिए, यूपीएससी की यही खूबसूरती है। एक ही टॉपिक है लेकिन इसके डायमेंशंस कितने सारे हैं। GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट, GS2 में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, GS4 एथिक्स में ह्यूमन राइट्स का एंगल, और हाँ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी इसका असर पड़ेगा। अब इसका एनालिसिस करते हैं। सरकार का गोल क्लियर है, नेशनल सिक्योरिटी को बचाना, माइग्रेशन को कंट्रोल करना और डेमोग्राफिक डिसरप्शन को रोकना। लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का सवाल उठता है, फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच टेंशन्स का खतरा है, गलत पहचान का भी रिस्क है, और पड़ोसी देशों के साथ डिप्लोमैटिक इश्यूज भी खड़े हो सकते हैं। प्रीलिम्स बूस्टर टाइम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। नोट डाउन कर लीजिए। राज्यों को मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी होंगी। वेरिफिकेशन के लिए मैक्सिमम 90 दिन का टाइम मिलेगा। बॉर्डर पर BSF का रोल क्रिटिकल होगा। सारे फेक डॉक्यूमेंट्स कैंसिल कर दिए जाएंगे और बायोमेट्रिक डेटा के साथ उस व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। एक और सवाल आपके लिए। नई पॉलिसी के तहत खासकर असम जैसे राज्यों में किसी व्यक्ति को विदेशी के रूप में पहचानने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल या गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है सी, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स। और अब मेंस के लिए एक सवाल। भारत की नई निर्वाचन नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को मानवीय चिंताओं और संभावित संघीय मुद्दों के साथ संतुलित किया गया हो। एक परफेक्ट आंसर का ब्लूप्रिंट क्या होगा? पहले पॉलिसी के गोल्स बताएं, फिर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, फिर ह्यूमन राइट्स और फेडरल चैलेंजेस, और अंत में सेफगार्ड्स के साथ एक बैलेंस कंक्लूजन दें। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे शॉकिंग टॉपिक पर, भारत में खाने की बर्बादी की चुनौती। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आपके GS3 इकोनॉमी और ऐसे पेपर दोनों के लिए बेहद जरूरी है। ये आंकड़े आपको शायद हैरान कर दें। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड वेस्टर है। हम हर साल लगभग 78 से 80 मिलियन टन खाना बर्बाद कर देते हैं। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? एक तरफ बर्बादी का इतना बड़ा पहाड़ और दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों में 111वें नंबर पर हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये डेटा UNEP के फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 से आया है। पूरी दुनिया में 1 अरब टन से ज्यादा खाना बर्बाद होता है, जबकि करीब 800 मिलियन लोग रोज भूखे सोते हैं। और ये सिर्फ आपकी या मेरी गलती नहीं है, ये एक सिस्टेमिक फेलियर है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि भारत में इस बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है हम, मतलब हमारे घर, हाउस होल्ड्स। चलिए इससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब है वो अनाज जो खराब स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट की वजह से खेत से बाजार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। दूसरा है सप्लाई चेन की इनएफिशिएंसी। जब खाना सड़ता है तो उससे मीथेन गैस निकलती है, जो CO2 से भी ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। और ये लास्ट पॉइंट, इस पर जरा रुकिए और सोचिए। 1 किलो चावल उगाने में लगभग 5000 लीटर पानी लगता है। तो जब आप एक मुट्ठी चावल फेंकते हैं, आप सिर्फ खाना नहीं फेंक रहे हैं, आप 5000 लीटर पानी नाली में बहा रहे हैं। UPSC के लिए ये टॉपिक GS3 में फूड प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन, GS1 में पॉवर्टी और हंगर, और ऐसे के लिए तो ये एक क्लासिक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सिस्टमिक फेलियर्स, और इसका सीधा लिंक क्लाइमेट चेंज से भी है। तो चलिए इस समस्या का पूरा विश्लेषण करते हैं। इसके कारण क्या है, कोल्ड चेन्स की कमी, पॉलिसी में कमियां और हम सबका कंज्यूमर बिहेवियर। इसका असर क्या होता है? लगभग 1.5 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान, मीथेन से पर्यावरण को खतरा और बढ़ती भुखमरी। तो सोल्यूशन क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, फूड वेस्ट पर सख्त कानून बनाना, डोनेशन को बढ़ावा देना और बर्बादी को ट्रैक करने के लिए एक नेशनल डेटाबेस तैयार करना। प्रीलिम्स बूस्टर आज का आखिरी रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNEP। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है? 111। हर भारतीय एक साल में औसतन कितना खाना बर्बाद करता है? 55 किलो। खाने की बर्बादी से कौन सी मुख्य GHG निकलती है? मीथेन। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। आज का आखिरी सवाल, UENP 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाद्य बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? रिटेल सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, घर
या पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज? सही जवाब है सी, हाउस होल्ड्स। जी हां, हम और आप। और मेंस के लिए एक शानदार सवाल। भारत में खाद्य बर्बादी सिर्फ एक सप्लाई साइड मुद्दा नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और सामाजिक व्यवहार की एक प्रणालीगत विफलता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करें। इस आंसर में आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट सही है और तीनों पॉइंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और सोसाइटल बिहेवियर पर फोकस करके एक बेहतरीन आंसर लिखना है। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। सरकारें पॉलिसी बना सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती हैं, लेकिन क्या असली बदलाव तब तक आएगा जब तक हम और आप अपनी आदतों में, अपनी थाली में रखे खाने की इज्जत करना नहीं सीखेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। याद रखिए, यूपीएससी का ये सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए। ऐसे ही डिटेल्ड करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए दी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। हम कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ।